तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है KVSPIT की मैथ्स की कंप्लीट बैच की है, तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूँ KVSPIT के लिए, जो कि हेल्पफुल होगा। तो कुछ वीडियोस यहाँ पर हो चुके हैं, आज ये नेक्स्ट वीडियो है। तो यहाँ हम 4 चैप्टर कर चुके हैं NCERT, और सारे उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं सोल्यूशंस वो भी कर चुके हैं। साथ में हमने NCERT एग्जाम्पलर भी 200 किए हैं, बाकी और भी हम करते रहेंगे आगे, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 5 देख रहे हैं, क्लास 6 का चैप्टर 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो ये भी शेप्स के बारे में, और शेप हमारे टॉपिक में जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो मेजरिंग लाइन सेगमेंट को नापना। तो लाइन सेगमेंट होती क्या है वो हम जान चुके हैं पहले, है ना। जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब इसको हम कैसे नापे, कैसे मेजर करें, है ना, या फिर कैसे कंपेयर करें, कौन छोटी कौन बड़ी है ना, कौन सी लाइन सेगमेंट छोटा है कौन सा बड़ा है, ये सब हम कैसे कंपेयर करेंगे, किस तरीके से नापेंगे, मेजर करेंगे, वही सारे इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर लिखा है मेजरिंग लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो मेजर करना है या फिर कंपेयर, मान लो एक ही बात है। तो पहला कि हमारा कंपैरिजन बाय ऑब्जर्विंग, जस्ट हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कौन सी लाइन छोटी है और कौन सी लाइन बड़ी है। लेकिन अभी इन दोनों लाइन को देखो, है ना, ए बी और सी डी, क्या इसके लिए आपको कोई स्केल वगैरह किसी चीज़ की जरूरत है क्या नापने के लिए? नहीं, आप जैसे ऐसे ही बता सकते हैं कि यहाँ कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो आप क्लियरली बोल पाओगे कि ए बी जो है बड़ी है और सी डी क्या है, छोटी है। तो सी डी इज स्मॉलर देन लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो साफ दिख रहा है यहाँ तो मतलब जहाँ आपको क्लियरली मेंशन हो, या फिर दो लाइन सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो लेंथ का, है ना, एक काफ़ी छोटी काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ पर जस्ट ऑब्जर्व कर चीज़ों को देख कर बता सकते हैं कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं इनकी लेंथ में कम डिफरेंस हो तो जैसे देखो ये वाली लाइन और ये लाइन, इन तीन लाइन की जो लेंथ लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट हमें सेम से लग रही है, बहुत कम डिफरेंस है इसमें। तो इसको हम ऑब्जर्व कर या सिंपली देख कर नहीं बता पा रहे कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अलग टाइप के मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्व करके क्लियरली नहीं मेंशन हो रहा। तो मतलब ऑब्जर्विंग वाला मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब 2 लाइन सेगमेंट की लेंथ में डिफरेंस ठीक ठाक हो, ज़्यादा हो, जो में ईजिली ऑब्जर्वेबल हो, ठीक है। लेकिन जहाँ डिफरेंस कम होगा, जहाँ लेंथ में डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, वहाँ पर ये मेथड जो यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल बेकार मेथड है उस चीज़ के लिए, ठीक है, जहाँ डिफरेंस कम होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला क्या मेथड है हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। तो हम ट्रेस करके पता लगा सकते हैं कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। तो हम कैसे करते हैं, एक पेपर होता है हमारे पास ट्रेसिंग, उसको बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, आर पार उसके दिखता है। तो पहले हम उस पेपर पे क्या करते हैं, एक लाइन जो है ट्रेस कर लेते हैं, मान लो ए बी हमने ट्रेस कर ली, तो ए बी उस पर खींच ली, ट्रेस कर ली, फिर उस पेपर को ट्रांसपेरेंट पेपर से आर पार हम देख सकते हैं, उसको इस सी डी पे रख देते हैं, तो पता लग जाता है पूरा कवर कर पाया नहीं कर पाया, पूरा कवर कर लेगा छोटा है ना, अगर कुछ बच जाएगा पोर्शन उस वाले का तो इसका मतलब बड़ी है। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कौन सी लाइन छोटी कौन सी लाइन बड़ी है बाय ट्रेसिंग। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है यार, अभी कोई और नई लाइन होगी हमारे पास, उसको हमें कंपेयर करना है, तो फिर से उसको पहले ट्रेस करो ट्रेसिंग पेपर पे, और फिर उसको उस लाइन पर रखकर चेक करो। तो बार बार क्या करना होता है, ट्रेसिंग करनी होती है। तो ये थोड़ा सा जो है लंबा प्रोसेस है, फिर थकावट वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो ये भी मतलब इतना बेस्ट मेथड नहीं है, समझ रहे हो भाई। बाकी यहाँ पर एक एरर भी आ जाती है, गलती जाती है ना, क्या, हमारी पोजीशनिंग एरर। हम देखते कैसे हैं, उस साइड से एरर आ सकती है ना, क्या आपने सही देखा है नहीं देखा, ऑब्जर्व कैसे किया है। लाइक ये पॉइंट यहाँ पर है ना, कहाँ बना, ये पॉइंट यहाँ पर है और ये पॉइंट यहाँ पर है। तो जब हम ट्रेस करते हैं या फिर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम तिरछा देख लेते हैं हल्का सा, तो ये पॉइंट हमें कहीं और नज़र आता है, हल्का सा इधर या हल्का सा इस साइड नज़र आ सकता है, ठीक है। कैसे अभी बताऊंगा आगे, है ना, अभी आगे आएगा तब मैं आपको बता दूंगा ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कौन सी एरर है या फिर किस तरीके से होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार मेथड, जो कि हमारा कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। तो हम रूलर की हेल्प से और डिवाइडर की हेल्प से लाइन सेगमेंट का कंपेयर कर सकते हैं कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर रूलर क्या होता है, इसको हम स्केल बोलते हैं, स्केल है ना, मेनली स्केल जो छोटा होता है हमारा प्लास्टिक का, उसमें 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक मार्क होते हैं। ये 0 है यहाँ पर, और यहाँ क्या है 15 सेंटीमीटर। तो ये किस में सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 15 तक जो है सेंटीमीटर के मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तक है। हमारे पास बड़े भी आते हैं, उसमें 30 सेंटीमीटर तक होता है ना, और भी होते हैं। फिर उसको तो हम मीटर स्केल बोलते हैं, जो वो रखता है टेलर मास्टर, तो वो अलग वाला है। तो ये यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तक है। और देखो 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में यहाँ 10 गैप है या फिर 10 पार्ट्स हैं। तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 मिलीमीटर, क्या कहलाएगा 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, अगर मान लो हमारा जो है कोई लेंथ, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ऐसे, तो हमारा कोई लेंथ मान लो यहाँ तक आया, यहाँ तक, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है,
हमारा लेंथ अगर यहाँ तक है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, तो 2 क्या आ गए, तो मतलब 2 सेंटीमीटर तो है ही, और कितना एक्स्ट्रा है 1 2 3 4, ये 4 मार्क पर आ रहा है, तो इसका मतलब 2.4 सेंटीमीटर इतना हो गया भाई। कोई अगर यहाँ पर है ना, तो यहाँ कितना होगा 8.1 सेंटीमीटर। 8 के आगे कितना पॉइंट आगे 1 आगे, तो 8.1 सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं 8 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, क्योंकि एक गैप क्या है भाई 1 मिलीमीटर है, एक गैप क्या है 1 मिलीमीटर। तो हम समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और यहाँ क्या है 9 सेंटीमीटर, तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर कितने गैप है भाई 10 गैप है। 10 गैप मतलब हर एक गैप कितने का था 1 mm का, 10 गैप कितने के हो गए 10 mm के। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 10 मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर छोटा होता है और सेंटीमीटर क्या होता है बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम नाप सकते हैं, समझ रहे हो भाई, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमें डिवाइडर, तो डिवाइडर भी आपने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना, इसको हम इससे भी हम क्या कर सकते हैं लेंथ सेगमेंट को मतलब मेज़र कर सकते हैं, फिर पता लगा सकते हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, कंपेयर कर सकते हैं। कैसे भाई, एक लाइन हमारे पास ये रही मान लो लाइन सेगमेंट है ये, तो इसके ऊपर इसको हम रखेंगे, इसका एक टिप यहाँ रखा और एक टिप यहाँ रखा, ऐसे कुछ अपना गैप जो है खुलेगा यहाँ पर, है ना, कुछ गैप ओपन होगा, जैसे यहाँ ओपनिंग हो रही है। अब इसी सेम ओपनिंग से हम जो लाइन सेगमेंट दूसरा वाला था मान लो ये था, इस पर प्लेस करेंगे, तो एक पॉइंट यहाँ प्लेस करेंगे, दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा भाई कुछ यहाँ पर आएगा, इसका मतलब कुछ पोर्शन तो इसका बच गया, कुछ पोर्शन बच गया, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट कैसी थी पड़ी थी, ठीक है। अगर हमारा ये ऐसे आ रहा है और लाइन से मान लो लाइन इतनी सी थी, तो हमने एक पॉइंट रखा है इसका यहाँ पर और दूसरा पॉइंट तो कहाँ आ रहा है इसका कम से कम यहाँ आएगा, तो एक गैप बच गया, इसका मतलब ये वाला गिवन लाइन सेगमेंट क्या है छोटा है, मतलब पता लग जाए क्लियरली, समझ पा रहे हो कैसे नापेंगे हम इससे। तो हम यूजिंग अ डिवाइडर और रूलर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं लाइन सेगमेंट कितने का और फिर कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। हाँ, बाकी दोनों का यूज़ करके आप लेंथ पता भी लगा सकते हो कितना सेंटीमीटर 2.4 2.5 सेंटीमीटर ऐसे करके, है ना। इसको आप जो ओपनिंग है इसका 1 पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो 1 पॉइंट आप 0 पे रख लेना, सेकंड पॉइंट जहाँ भी आएगा इसका मतलब वो उसकी लाइन सेगमेंट की लेंथ हो जाएगी ना, मतलब जितने भी आएगा 6 पॉइंट समथिंग या 7 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा उस हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो हमारे पास 3 तरीके हो गए, ठीक है, हमारे पास 3 तरीके हो गए। अब जो स्केल वाला था रूलर वाला या फिर जो पहले था ट्रेसिंग पेपर वाला, उसमें हमारी कौन सी एरर आती है पोजीशनिंग एरर। तो वो कैसे आती है देखो मैं जरा आपको दिखाया तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है पोजीशनिंग एरर, पोजीशनिंग एरर। तो जब भी आपको रीडिंग लेनी रीडिंग तो आप कहाँ से लेंगे, जस्ट ऊपर से देखेंगे उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ठीक है। ये मतलब जो आपको दिखा रहा है इसका मतलब क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो अपना स्केल जो है ऐसे सीधा है तो आप कहाँ से देखेंगे बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर से, समझ पा रहे हो, परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर। अगर आपने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी रखी लेफ्ट राइट में तो आप गलत यहाँ पे वो ले लोगे मार्किंग है ना, 2.4 की जगह आपको 2.3 या फिर 2.5 हल्का आगे पीछे मिल सकता है। तो इसका मतलब जब हमको रीडिंग लेनी है, जब हमें कुछ चीज़ देखते हैं तो कहाँ से देखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। करेक्ट पोजीशन ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रॉन्ग पोजीशन और ये भी क्या है रॉन्ग पोजीशन है, यहाँ से हमारी गलती जो है आ सकती है, फिर हमारी जो भी रीडिंग है वो रीडिंग हम गलत ले सकते हैं, समझ रहे हो। इसको हम बोलते हैं पोजीशनिंग एरर। तो अपनी आई जो है करेक्ट पोजीशन पर रखनी है ताकि हम मार्किंग भी करेक्ट ले सकें, ठीक है। इसको हम अभी क्या बोल रहे हैं पोजीशनिंग एरर बोल रहे हैं। बाकी इसी बात को 11th क्लास में बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। क्या बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। तो अगर लिखना चाहो आप तो लिख लेना, आ सकता है, ठीक है, पैरेलैक्स एरर, ठीक है, एरर। तो पैरेलैक्स एरर क्या होती है भाई, जब हम अपनी आंखें जो है इधर लेफ्ट राइट कर लेते हैं, स्ट्रेट नहीं करते हैं ऊपर है ना परपेंडिकुलरी, तो एरर आती है मेजरमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं पैरेलैक्स एरर, ठीक है। या आप अगर चाहें तो वैसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, थोड़ा दूर अपने कुछ एक चीज़ रखिए लाइक मार्कर या पेन वैन रख लेना, पेन वैन रख लेना, उसको आप ऑब्जर्व करना, पहले राइट आँख से, फिर उसको बंद करना, लेफ्ट से ऑब्जर्व करना, फिर राइट से करना, तो आपको लगेगा कि आपका जो पेन है वो पोजीशन चेंज कर रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, इस तरीके से आपको लगेगा, मतलब पोजीशनिंग आपको अलग अलग दिखाई देगी। तो वही तो एरर है, पोजीशनिंग एरर या फिर पैरेलैक्स एरर, ठीक है। चलो तो ठीक है, बाकी ये सारा मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये हम डिवाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें पैरेलैक्स एरर जो है पैरेलैक्स एरर कम हो जाती है। फिर एक्सरसाइज आपकी ये तो आप कर ही लेंगे ना, सिंपल एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा है नहीं, लाइन सेगमेंट के बारे में ही है, नापना है उनको कि कौन सी कितनी आ रही है, ये सारा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके 7 क्वेश्चन है, अभी से क्वेश्चन जो है अपने आप कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स कैसे होते हैं, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और ये बहुत सारे एंगल होते हैं। अगर कोई एंगल 90 से कम है, 90 से क्या है वो कम है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं भाई एक्यूट एंगल। अगर 90 है वो तो क्या बोलेंगे राइट एंगल, RIGST, ठीक है। तो ये हमारा कितना है 90 एंगल है, तो उसको बोलेंगे राइट एंगल। और फिर होते हैं जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं। तो अगर हमारा एंगल मतलब थीटा बोल दिया मैंने ना, 90 से क्या है बड़ा है, 90 से बड़ा, 180 से
छोटा, अगर ये कंडीशन है तो लिखना सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कभी कभी, तो हमें हर तरीके से सीखना चाहिए। तो यहाँ पर ये एंगल है, इसके तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब बड़ा है, किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है, ठीक है। फिर छोटा मुंह खुला हुआ है इसके एंगल की तरफ, इसका मतलब छोटा है, ये छोटा है 180 से, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, वो एंगल क्या कहलाएगा। लाइक देखो ये वाला, ये क्या है भाई, 90 से बड़ा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल, समझ रहे हो भाई। और जो हमारा 180 होगा, 180, जैसे ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, ये कितने का होता है भाई, स्ट्रेट एंगल, इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, जो कि होता है 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। तो अगर कोई एंगल कितना है भाई, 180 है, तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। अगर कोई 180 से ऊपर है, 180 से ऊपर है ना, लाइक मान लो कहाँ पर, ये लो भाई, ये एंगल है, ये एंगल क्या हमारा, ये 180 से ज़्यादा है। क्यों, 180 तो यहीं तक हो गया है ना, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, यहाँ तक 180 हो गया, इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मतलब ये 180 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इस एंगल को बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, जो कि 180 से बड़े होते हैं, 180 से बड़े होते हैं, बट 360 से क्या होते हैं, छोटे, 360 से कम होते हैं। क्यों, अगर वो 360 हो गया, अगर एंगल पूरा कितना हो गया 360, यहीं घूम के आ गया वापस है ना, यहाँ से गए और यहीं आ गया, तो ये कितना एंगल होता है, ये होता है 360, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं भाई, कंप्लीट एंगल, समझ गए भाई। अगर 90 से कम है एक्यूट, 90 है राइट एंगल, 90 और 180 के बीच में तो ऑब्ट्यूज एंगल, 180 हो गया तो स्ट्रेट एंगल, और 180 और 360 के बीच में तो रिफ्लेक्स एंगल, और 360 हो गया तो कंप्लीट एंगल। इस तरीके से हम बोलते हैं, लिख लेना, ठीक है, काम की बातें हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है भाई, ये है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो जहाँ पर एल टाइप बनता है, एल टाइप, उसको हम 90 बोलते हैं ना, चाहे ऐसे बन जाए, टेढ़ा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, एल बनना चाहिए। तो ये भी क्या है 90 है। क्या ये 90 है, ये 90 नहीं, 90 से कम है। देखो ये लाइन यहाँ से तो 180, वो 90 कहाँ बनेगा, 90 कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का भी आता है कॉन्सेप्ट। तो देखो हम कैसे करते हैं भाई, ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, और नीचे क्या होता है साउथ। अगर वो बोले आप ईस्ट में, कहाँ हैं आप, ईस्ट में, यू आर फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टर्न करना, आपको कितना टर्न करना है, 90 डिग्री। तो कहाँ पहुँच जाओगे बताओ, क्लॉकवाइज 90 डिग्री में। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में, इस साइड, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसके अपोजिट, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होता है कुछ इस तरीके से। तो हमें कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज, मतलब आगे की तरफ आओगे, 90 का है यहाँ पर, तो आप कहाँ जाओगे, साउथ में। अगर बोलता है वो ईस्ट से जाना, ईस्ट से आपको 180 एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर जाना है आपको, और 180 यहाँ पर, तो कहाँ जाओगे आप, वेस्ट में आ जाओगे। समझ पा रहे हो, आप इस तरीके से 90 180 घूम सकते हो, ठीक है। अगर 360 घूमोगे, कंप्लीट एंगल घूमोगे, तो वापस से वहीं आ जाओगे। आगे हमारा क्या है भाई, तो आगे यही सारा था, राइट एंगल वगैरह, स्ट्रेट एंगल, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले ही ना। ये हमारा क्या है बताओ, स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, 180 का स्ट्रेट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल आपको हमने बता दिया। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, घड़ी के हिसाब से ये हमको समझना चाहिए। तो देखो भाई, यहाँ पर क्या है, अभी 12 पे है, मान लो आप 12 पे हो, 12 पे हो, ठीक है, कहाँ घूमे, 6 पर पहुँचे, तो कितना घूम गए आप। देखो यहाँ पर इस घड़ी में या फिर किसी ही घड़ी में कितने मार्क होते हैं, 12 मार्क होते हैं, 12 1 2 3 4 5, फिर 11 से फिर 12 आ जाता है। तो हर घड़ी में 12 मार्क होते हैं। 12 मार्क में घड़ी पूरा एक चक्कर लगा लेती है ना, मतलब कितना एंगल कवर करेगी एक चक्कर में, 360 होता है 1 कंप्लीट राउंड का, तो एंगल 360, तो 1 का कितना आया, एक मार्क का कितना आया, 12 से काट दो इसे, 360 अपॉन में 12 कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारा 30 डिग्री। तो मतलब घड़ी जो है एक मार्क आगे बढ़ती है, तो वो 30 डिग्री आगे बढ़ती है। घड़ी पहुंच गई 12 से 1 पे, घड़ी की सुई जो है कहाँ पहुंच गई, 12 से 1 पे, तो कितना कवर किया उसने, 30 डिग्री। ये मान लो 12 है, 1 2 3, तो 12 से सुई कहाँ पहुंच गई, 2 पे पहुंच गई, तो कितना कवर करेगी बताओ। अगर ये पहुंचती 1 पे तो 30, 2 पे पहुंची है तो 60, तो ये कितना एंगल हो गया 60। 3 पे पहुंचेगी तो कितना आएगा 90 डिग्री, समझ रहे हो। तो और 1 मार्क आगे चलता है, घड़ी की सुई जो है 1 मार्क आगे जाती है, तो इसका मतलब 30 डिग्री कवर कर रही है। 3 मार्क में 90 डिग्री कवर करेगी, 6 मार्क में कितना करेगी 180, आधा कर लेगी ना, और 12 मार्क में वापस से घूम के वहीं आ जाएगी, 12 पे थी तो 12 पे आ जाएगी, समझ रहे हो भाई। अगर मैं 12 से 90 डिग्री घूम जाऊँ, 12 से कहाँ घूमना है हमको, ये 12 है हमारा, कहाँ घूमना है 90 डिग्री घूमना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इधर आएगा भाई, है ना, 90 डिग्री घूमना है, तो कहाँ जाऊँगा मैं, यहाँ पर आ जाऊँगा 3 पे। तो 12 से मैं कहाँ पहुँच गया 3 पे, 12 से कहाँ पहुँच गया 3 पे। बाकी एक तरीका और है यहाँ पर, मतलब तरीका क्या, क्वेश्चन पूछने का वे है ना, तो इसको मैं 4 पार्ट में बांट देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और ये पूरा 4 पार्ट, समझ रहे हो। और घड़ी मान लो यहाँ से यहाँ आ गई, 12 से कहाँ आ गई 3 पे, 12 से 3 पे,
तो इसने 4 पार्ट में से कितना कवर किया, ओनली 1 पार्ट ही तो कवर किया। ये दूसरा तीसरा चौथा ही पार्ट तो बच ही गए, तो 1 पार्ट किया, तो 1 आउट ऑफ 4 क्या बोलते हैं उसको, 1/4 रिवोल्यूशन, पूरे चक्कर का 1/4। तो पूरे चक्कर का कितना है, 1/4 है। अगर हमें चलना हो आधा चक्कर तो कहाँ पहुँच जाओगे बताओ, 12 से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 6 पे पहुँच जाएंगे। ये क्या हो गया हमारा आधा चक्कर, उसे हम क्या बोलते हैं 1/2। तो 1/2 क्या होता है भाई, हाफ रिवोल्यूशन। तो अगर कोई बोले आपको चलना है हाफ रिवोल्यूशन, क्या चलना है हाफ रिवोल्यूशन, तो आप कितना आगे बढ़ जाओगे, कितने मार्क आगे बढ़ जाओगे, 6 मार्क आगे बढ़ जाओगे। 12 पे थे 6 पे पहुँच जाओगे, 2 पे थे तो कहाँ पहुँचोगे 2 + 6 8 पे पहुँचोगे, और 4 पे थे तो कहाँ पहुँचोगे 4 + 6 10 पे पहुँच जाओगे। कोई बोले आपको बढ़ना है 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, पूरे चक्कर का 1/4, ठीक है। तो मतलब यहाँ कितना बढ़ना है आपको 1/4 मतलब 90 डिग्री, और इसका मतलब क्या होता है 3 मार्क आगे बढ़ना है आपको, 3 मार्क ना। तो 12 पे हो 3 पे पहुँच जाओगे, 3 पे हो 6 पे पहुँच जाओगे, 4 पे हो तो 7 पे, 7 पे हो तो 3 प्लस कर दो 10 पे पहुँच जाओगे। समझ रहे हो, ये मैंने बात बताया आपको क्लॉकवाइज का। अगर करना है एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। बाकी 3/4 यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, मान लो यहाँ 12 से चला, 12 से यहाँ आया, यहाँ आ गया, यहाँ। तो यहाँ कितने पार्ट चल लिए उसने, 3 पार्ट चल लिए, तो यहाँ बोलेंगे 3/4। इसमें कितना मार्क आपको आगे बढ़ना है 9 मार्क, ठीक है। ये 12 पे हो तो कहाँ पहुँच जाओगे 9 पे, 12 पे हो थे तो कहाँ पहुँच जाओगे 9 पे क्लॉकवाइज चलकर, ठीक है। अगर आप 1 पे हो तो कहाँ पहुँचोगे, 1 + 9 कितना होता है 10 पे पहुँच जाओगे। 2 पे हो तो 2 + 9 कितना होता है 11 पे पहुँच जाओगे। तो इस तरीके से आप 3/4 अगर रिवोल्यूशन में मूव करोगे तो कहाँ पहुँचोगे आप देख लेना, ठीक है। समझ गए नहीं समझे, ठीक है भाई। अब इसमें क्या हो रहा है वोल्कस में बता देता हूँ आपको। तो यहाँ जो है 12 से 6 पे पहुँचे हैं, 12 से 6 पे, तो उसमें क्या बोल सकते हैं हम जो है 2 राइट एंगल मूव करें, 2 राइट एंगल मूव करें बोल सकते हैं। क्यों, यहाँ होता है 1 राइट एंगल और यहाँ कितना हो गया 2 राइट एंगल, ऐसे बोल सकते हैं 2 राइट एंगल, या फिर 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन ये बोल सकते हैं। आधा चक्कर, ये क्या है पूरा आधे चक्कर है, या बोल दो 180 डिग्री मूव कर दिया, 180 डिग्री वो भी होता है ये ना स्ट्रेट एंगल। तो 12 से हम कहाँ पहुँच जाएंगे 6 पे पहुँच जाएंगे, +6 हो जाएगा। अब देखो 6 से कहाँ पहुँच गया ये 9 पे, 3 प्लस हुआ, इसका मतलब यहाँ चला 90 डिग्री, या फिर 1 राइट एंगल। तो लिखा 1 राइट एंगल या फिर 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, बताया था 1/4 पूरे का 1/4, ठीक है। इस तरीके से ये 10 से कहाँ पहुँच गया 1 पे, कितना पार्ट चला 1 2 3 पार्ट चला है, 3 मतलब अच्छा सॉरी ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ से जो है यहाँ आया है यहाँ पर, तो 1 से कहाँ पहुँच गया 10 पे, तो कितने पार्ट चले इसने 9 पार्ट, और 9 पार्ट का मतलब क्या होगा भाई 3 राइट एंगल या फिर 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, ठीक है। इतना समझ गए, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे, इसलिए मैंने इतना टाइम यहाँ पर लगाया आपको समझाने में, ठीक है। आगे हमारी एक्सरसाइज है, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप कर पाओगे इसमें। 5.2 है ना, यहाँ क्या पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन कवर करेगा जब वो 3 से 6 पे 9 पे पहुँच जाएगी। तो 3 से 9 मूव कैसे करना है, वैसे हमको क्लॉकवाइज का मूव करना है, क्लॉकवाइज आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है भाई। तो 3 से 6 पे पहुँच गई, तो कितना प्लस किया इसने 6 प्लस किया, और 6 तो क्या होता है भाई 1/2 आधा रिवोल्यूशन होता है। फिर 4 से 7 कितना कवर करा इसने आगे 3 क्या होता है, ये तो 1/4 होता है, 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। फिर 6 से 3 पे पहुँच गए, 6 से 3 पे, 6 यहाँ होता है 3 यहाँ होता है, जाना कैसे क्लॉकवाइज, तो ऐसे घूम के आएगी फिर यहाँ आएगी, तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया भाई 3/4 हो गया, तो 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन। समझ गए समझ गए, तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है स्टार्ट एट 5, अभी वो कहाँ पर है 5 पर है, फिर 1/4 रिवोल्यूशन बनाता है। 1/4 मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो 5 से अगर 90 चलोगे कहाँ क्लॉकवाइज, तो आगे की तरफ जाना आपको, प्लस होगा, तो 5 + 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 पे पहुँच जाएगी आपकी सुई अब, ठीक है। इस तरीके से करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ राइट एंगल, कितने राइट एंगल मूव करोगे अगर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ 2 से 8 पे। तो 2 से 8 कितना कवर करा आपने 6 मार्क, और 6 में कितने 90 डिग्री आ जाते हैं, 6 में आते हैं 290 डिग्री, ठीक है। याद है अगर 12 से आप 6 पे पहुँचोगे 6 कवर करोगे तो कितना होता है भाई ये स्ट्रेट एंगल, जो कि 2 राइट एंगल से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलो आगे हमारा क्या है, आगे ये भी ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है वेयर विल द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट। हमारी जो क्लॉक है, क्लॉक की जो सुई है वो कहाँ पर होगी अगर हम शुरू करें 6 से, ठीक है। 6 कहाँ होता है यहाँ होता है, एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल मूव करना है, ठीक है। घड़ी, इसने एक्चुअल घड़ी की बात करी है, तो एक्चुअल घड़ी तो कहाँ घूमेगी क्लॉकवाइज ही घूमेगी, तो घड़ी कहाँ पहुँच जाएगी हमारी 6 से 90 कवर करेगी तो आगे 3 बढ़ जाएगी, तो कहाँ पहुँच गई 9 पे। बहुत ईजी क्वेश्चन यार, इससे ईजी क्या हो सकता है।
फिर ये एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल, ये सारा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। समझ रहे हो भाई? आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ बता रखा है ना, ये एंगल तुम्हें क्या लग रहा है, ये 90 से ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये 90 से क्या है, कम है। 90 कब होता है, 3 पे होता है। 5 + 3 8 पे आती सुई, तब 90 होता। ये 5 पे, अगर 8 पे आएगी तभी तो 90 होगा। हाँ, तो अभी ये क्या है, 90 से कम है, तो उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है भाई, समझ गए। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो क्या है भाई, एक्यूट एंगल, 90 से कम है। यहाँ भी एंगल क्या बन रहा है, 90 से कम बन रहा है। ये जो बन रहा है ये भी एंगल क्या है, 90 से कम है। समझ रहे हो? तो ये सारे एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल थे। ये क्या है भाई, यहाँ पर हमारे, ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल हैं। तो ये देखो, ये है ना, ऐसे गया एक पार्ट हमारा और एक पार्ट थोड़ा ज़्यादा मुड़ रहा है, तो ये क्या है, 180, ये 90 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे क्या है, 90 से ज़्यादा है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। समझ रहे हो भाई? ठीक है। ये देखो, ये हमारा क्या है, ये तो 180 से ज़्यादा हो गया है ना। 12 + 6 यहाँ आता तो 180 होता, 12 से 6 पे आता तो कितना होता, 180, लेकिन तो पहुँच गया 7 पे, तो 180 से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। समझ पा रहे हो भाई? तो बस यहाँ तो मैचिंग खेलनी है आपको, कुछ नहीं है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल 180 का होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, मतलब आधा चक्कर, हाफ रिवोल्यूशन, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। 1/4 है ना, 1/4 होता है। कहाँ है 1/4, ये रहा 1/4, तो यहाँ मिला दो। एक्यूट एंगल क्या होता है, 1/4 से कम होता है, लेस देन 1/4। ऑब्ट्यूज क्या होता है, मोर देन 1/4, ओ सॉरी मोर देन हाफ लिखा है, ये वाला नहीं, मोर देन 1/4 है कहीं, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। पहले मैच करते हैं रिफ्लेक्स एंगल को। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बताओ, रिफ्लेक्स एंगल जो 90 से, जो 180 से भी ज़्यादा होता है, मतलब आधे चक्कर से ज़्यादा। तो यहाँ क्या लिखा है, हाफ, मोर देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, आधे चक्कर से ज़्यादा। तो यहाँ क्या मैच हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। अब क्या बचे, ये दोनों बचे, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का कंप्लीट एंगल होता है क्या, नहीं, तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला। भाई कैसे, 1/4 मतलब क्या होता है, 1/4 मतलब 90 होता है, और 1/2 मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब 180। तो 90 और 180 के बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलते थे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसलिए हमने इसकी मैचिंग इससे की है। समझ रहे हो भाई? बस यही सारा है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। ये तो बताना है कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज है ना। ये 90 से कम है, एक्यूट हो गया, 90 से ज़्यादा है, ये ऑब्ट्यूज हो गया। ये 90 है तो ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। पीछे कुछ रह तो नहीं गया हमारा, एक बार देख लूँ मैं। तो मेजरिंग एंगल, यहाँ पे हमें जो है एंगल नापना सीखना है। ये मैं कहाँ पहुँच गया, एक सेकंड। सही है, तो यहाँ पर हम आ गए थे, हाँ, मेजरिंग एंगल। यहाँ पे मैं एंगल नापना है, ठीक है। एंगल हम कैसे नापते हैं, तो एंगल हम नापते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से, फिर उसको डी भी बोलते हैं, डी है ना। तो हम डी की हेल्प से या प्रोटेक्टर की हेल्प से नापते हैं और लिखते हैं कि इसमें डिग्री में 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे नापते हैं वो हमें आगे दिया गया है। ये देखो, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है प्रोटेक्टर। समझ रहे हो? तो इसकी हेल्प से हम नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे भाई, अगर मैं कोई एंगल मेज़र करना है, मान लो हमारा ये एंगल है, इसे हमें मेज़र करना है, ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है। वैसे तो 90 दिख रहा है आपको, कुछ अलग कर देते हैं। ये लो, इतना बना दिया। ये नापना कितना है, पता लग रहा है 90 से ज़्यादा है ये। तो कैसे नापें भाई, कैसे नापें, देखो ये हमारा क्या होता है, एंगल का वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, अपना ये वाला पॉइंट रखना है, एम पॉइंट, ठीक है। जो डी का ये मेन पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट, उसको आपने यहाँ फिक्स कर देना है। कर दिया, फिर आपकी जो लाइन है, एक आर्म ये रही, एक आर्म ये रही, है ना, ये वाली आर्म इधर है, तो आपको इस साइड देखना है। तो आप कहाँ देखोगे, इस साइड देखोगे, क्योंकि आपकी आर्म इधर थी, ठीक है, क्योंकि आपकी आर्म इधर थी। अब इधर आ गए, अब आपको कौन सा देखना है स्केल, नीचे वाला है ऊपर वाला, 2 स्केल है यहाँ पर, एक ये नीचे वाला स्केल है और एक ये ऊपर वाला स्केल। तो आप कौन सा देखेंगे, आप वो देखेंगे जहाँ पर 0 आ रहा होगा। तो 0 कहाँ आ रहा है बताओ, नीचे वाले स्केल पर। 0 कहाँ है, नीचे वाले स्केल पर। ये लिखा 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, तो हमको देखना 0 वाला, ठीक है। तो ठीक है, हमने 0 से यहाँ से शुरू करा और नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला देखें, नीचे वाला, ऊपर वाला हमारे कोई काम का नहीं है अभी इस वक्त। तो ये एंगल कितने का है भाई, ऐसे हम करेंगे तो हमारा कहाँ आएगा, शायद 120 के आसपास आ जाए। तो हमारा एंगल कितने का हो जाएगा भाई, 120 का हो जाएगा नीचे वाला देखकर। ऊपर वाला क्या बोल रहा है, ये तो 60 बोल रहा है। क्या 60 डिग्री का होता है ये, नहीं, ऊपर वाला आपको गलत बता देगा इस केस में, ठीक है। तो ऊपर वाला कब यूज़ करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। लाइक आपका जो है ये ऐसे एंगल है, ठीक है, ऐसे एंगल, तो आपका वर्टेक्स कहाँ हो गया, ये रहा। तो आपने एम पॉइंट
ये जो आपका एम पॉइंट था, ये वाला एम पॉइंट आपने यहाँ पर रखा, फिर आपका लाइन आर्म कहाँ आ रहा है, इस साइड आ रहा है ना, इस साइड आ रहा है, तो आपका आर्म जिस साइड आ रहा है वहाँ का जीरो देखना है। तो आर्म इस वाला आपका इस साइड आ रहा है, तो यहाँ जीरो कहाँ लिखा है बताओ, नीचे वाले स्केल पर या ऊपर वाले स्केल पर? ऊपर वाले स्केल पर लिखा है, तो मतलब इस बार हम देखेंगे ऊपर वाला स्केल। समझ आ रहा है कब कौन सा देखना है? हाँ, तो ऊपर वाला देखेंगे और यहाँ से देखते हैं ये कितना आ रहा है भाई। जितना भी आएगा हमारा है ना 100 के आसपास, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नाप भी सकते हैं और खुद से अपने आप से बना भी सकते हैं। वो बोले हमें 60 का बनाओ, 60 का, तो कैसे बनाएंगे भाई? यहाँ पर रख के एक लाइन ऐसे खींच लेना पहले, फिर यहाँ अपना एम पॉइंट रखना है, इसका एम पॉइंट, ठीक है, यहाँ जीरो से मैचिंग करा लेना, नीचे वाला हो जाएगा। फिर आपको 60 खींचना है, तो 60 के यहाँ पे पॉइंट लगा लेना ऐसे और फिर मिला दिया करना, तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाया करेगा। समझ गए? चलो, तो हम जो है इस तरीके से नाप सकते हैं। ठीक है, कहाँ भग जाता है बार बार। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है, एंगल ही आपको नापने आपने बताना होगा, एक्यूट ऑब्ट्यूज वगैरह सारा ही बताना होगा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रू फॉल्स हैं। क्या बोल रहा है? राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 का। इस साइड एंगल कितने का होता है? 180 का। ट्रू फॉल्स बताओ। मेजर ऑफ एक्यूट एंगल छोटा होता है 90 से, ठीक है। एक्यूट एंगल 90 से कम होता है, हाँ। मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल छोटा होता है 90 से, नहीं 90 से बड़ा होता है, तो ये फॉल्स है। इस तरीके से आपको देखना है, बहुत सिंपल है यार। ये नाप के बताना कितने कितने डिग्री हैं। तुक्का मार, पहले तुक्का मार लो, कितना हो सकता है ये? हो सकता है 50-60 के आसपास। नाप के देखना है ना, ये कितना होगा? 100 के आसपास होगा, नाप के देखना। तो मेज़र करना है, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, मेज़र ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। इसे ही मेज़र करना है, ये बताना है कितना आएगा। ये तो 90 आएगा, ये कितना आएगा? 12 से 1 पे गया है, 1 मार्क आगे बढ़ा है तो 30 डिग्री। यहाँ 6 मार्क आगे बढ़ा है, 180 डिग्री। 30 × 6 180 डिग्री। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन ये हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारा हो गया। अब हमारा क्या है भाई, इसमें अगला कॉन्सेप्ट हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं भाई? अगर दो लाइन एक दूसरे पे कितना बनाती हैं एंगल? 90 डिग्री, तो उन्हें बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ये लाइन और ये लाइन, थोड़ी गलत हो गई, दोबारा बना देता हूँ मैं। ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। अभी भी हल्का सा जो है, ये देखो, ये हमारा कितना होगा? 90 डिग्री। तो ज़रूरी नहीं है कि राइट एंगल जो है हमेशा ऐसे ही सीधा सीधा होगा, नहीं, टेढ़ा भी हो सकता है भाई। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे भी आ सकता है। तो ये भी क्या है? 90 है। तो चेक कर लें एक बार परफेक्टली आपका एल बन रहा है नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो 90 डिग्री है वो, इसका मतलब है ना। तो अगर दो लाइन के बीच एंगल कितना बन रहा है भाई? 90 हर जगह 90 बन रहा है, तो मतलब दीज टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम ये लग दें ए बी और ये सी डी, तो हम क्या बोलेंगे? ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। लिखते कैसे? ऐसे। तो ए बी, ये साइन किसका? परपेंडिकुलर का। ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, या सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, एक ही बात है। ठीक है, एक होता है बाइसेक्टर, एक क्या होता है भाई? बाइसेक्टर। लाइक हमारी एक लाइन है, ये, इसको मैं क्या करना है? बाइसेक्ट करना है, दो बराबर भागों में बांटना है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ, अरे यार ये तो गलत कट गया, तो हम जो है यहाँ से भेज देंगे। क्या बराबर से हो गया? चलो मान लो, ठीक है, थोड़ा सा लो, इसे आगे बढ़ा देते हैं। अब क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये वाला पार्ट जो इसके बराबर है, इसका मतलब ये जो हमारी लाइन है ए बी और ये सी डी है, तो ए बी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ सी डी। ए बी जो है सी डी का क्या है? बाइसेक्टर है, इसे बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और दिखाऊँ मैं आपको। यहाँ ये हमारी लाइन है एक, ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, मैंने यहाँ पे ऐसे खींच दिया, ऐसे बनाया। ठीक है, तो ये लाइन क्या कर रही है भाई? तो 90 बना रही है, ऊपर से ये पार्ट इसके बराबर भी है। तो ये लाइन एक साथ, ये जो ए बी हमारी, वो सी डी को क्या कर रही है? परपेंडिकुलर भी है इसके ऊपर, और इसका बाइसेक्टर भी, तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। ए बी जो है सी डी का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 बना रहा है और साथ में दो बराबर भागों में भी बांट रहा है, तो उससे क्या बोला करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ रहे हो भाई? तो यहाँ आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ हमारा। आगे कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोल रहा है एडजेसेंट एजिस ऑफ टेबल टॉप। जो हमारा टेबल टॉप होता है, टेबल होता है ना, तो उसके जो एडजेसेंट एजिस होते हैं, क्या वो 90 होते हैं दूसरे पे? बिल्कुल होते हैं भाई 90। ठीक है, टेबल देखा ही होगा, टेबल आपने, ठीक है, मेज जिसमें बैठते हैं, ये सारा हो गया। फिर क्या आगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन, ट्राइंगल को हमें बांटना है। किस तरीके से बांटते हैं? तो दो टाइप है हमारे पास बांटने के, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के हिसाब से, और एक एंगल के हिसाब से। तो कैसे भाई, है ना, दोनों के तीन टाइप होते हैं, हमको पता है। कहाँ लिखा है भाई इसमें? काम की बात कहाँ है ना?
यहाँ तो ऐसे ही बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो यहाँ पर आई आपकी सीधी काम की बात, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये तो नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स, साइड के बेसिस पे। अगर एक ट्राइंगल की कोई भी साइड बराबर नहीं है, तीनों साइड उसकी अलग अलग है ना, ये ऐसे ऐसे है कुछ, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, तीनों साइड क्या है इसके अलग अलग हैं। अगर ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलेन ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। स्केलेन ट्राइंगल इफ ऑल 3 आर इनइक्वल साइड, तीनों क्या है अनइक्वल है, तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। अगर 2 साइड बराबर है तो अ ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, और हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि मतलब दो, जिसकी 2 साइड बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस या फिर समद्विबाहु। जिसकी तीनों बराबर हो, हैविंग 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी तीनों साइड बराबर है तो इसके तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर, ठीक है। और तुम्हें पता है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना आता है, 180 आता है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना आना चाहिए, 180, और तीनों इक्वल है। अगर इसको मैं x मान लूँ तो ये भी x और ये भी x, तो तीनों का सम कितना आ गया, x प्लस x कितने x हो गए, 3x, बराबर कितना होता है भाई सम इनका, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 होता है, 180 रख दिया, x बराबर कितना आ जाएगा 180 अपॉन में 3। ये 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, काट देगा, कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल का जो वो होता है मेजरमेंट, वो कितने का होता है, 60 डिग्री का। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल बराबर होते हैं और कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। फिर ट्राइंगल के नाम है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के हिसाब से। अगर एक ट्राइंगल में सारे एंगल कैसे एक्यूट हैं, सारे एंगल 90 से कम है तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर उसमें एक 90 आ जाता है, अगर एक एंगल क्या है 90 का है तो उस ट्राइंगल को बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा जी, अगर एक 90 का तो राइट एंगल ट्राइंगल, और सर 2 90 के हो तो क्या बोलेंगे, हैं राइट एंगल ट्राइंगल। 2 राइट एंगल ट्राइंगल, बताओ भाई बताओ, हैं 2 90 डिग्री क्या एक ट्राइंगल में हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल। क्यों, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, और आपने कहा 2 राइट एंगल हैं तो मतलब 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री, तो हो ही गया। फिर जो थर्ड एंगल उसके लिए क्या बचा, कुछ नहीं बचा उसके लिए, तो भाई वो क्या करेगा बेचारा, ठीक है। तो एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल पॉसिबल नहीं है, तो 2 राइट एंगल कैन नॉट बी पॉसिबल इन ए ट्राइंगल। समझ गए बात, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 से बड़ा आ गया है ना, एक एंगल 90 से बड़ा आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। वैसे भी 2 तो 90 से बड़े हो नहीं सकते, जब 2 90 नहीं हो पाए बेचारे तो 2 90 से बड़े कैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा था। तो यहाँ पर सारे एंगल क्या 90 से कम है, एक्यूट हो गया, 90 राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ एक 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इस तरीके से हमें बांटना है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, सीधी हमारी एक्सरसाइज आ गई। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना है। 7, 8, 9 सब अलग अलग है, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। ये मैचिंग पैचिंग करनी है तो कर लेना, तीनों साइड इक्वल है तो क्या बोलेंगे उसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। कुछ नहीं है इसमें, यहाँ देखो 8, 5, 5 2 साइड बराबर है, 2 साइड बराबर है तो क्या बोलेंगे इसको, आइसोसेलेस ट्राइंगल। 17, 15, 8 तीनों अलग अलग है, क्या बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल। अगर बात करें एंगल के हिसाब से तो राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ एंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो मतलब एक ट्राइंगल का नाम हम 2 तरीके से दे सकते हैं, एक एंगल के हिसाब से और एक साइड के हिसाब से, समझ रहे हो भाई। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, एंगल के हिसाब से भी और साइड के हिसाब से भी, कि एंगल के हिसाब से क्या आ रहा है ये ट्राइंगल का नाम, और साइड के हिसाब से क्या नाम आएगा वो भी आप बताना, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ नहीं है क्वेश्चन, मतलब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मैच स्टिक से ट्राइंगल बनाना है ना, मैच इसके तिल्लियों को जोड़ जोड़ कर ट्राइंगल बनाना है पैटर्न, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। फिर आगे हमारा आता है क्वाड्रिलेटरल। क्या आता है भाई, क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी हमको देखना है, ठीक है। व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, मैंने पहले ही आपको बता रखा है चैप्टर 4 में। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पॉलीगन हैविंग 4 साइड, पॉलीगन हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रिलेटरल, या फिर चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें 4 साइड होती हैं और 4 ही क्या होते हैं, इसके एंगल्स होते हैं। ये बाजू वाले हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए, है ना। इसके सामने ही है तो ये क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स होंगे, समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, आगे आ जाओ भाई। तो ये हमारा दे रखा है सेट स्क्वायर के बारे में, ठीक है। कहाँ भग जाता है बार बार ये। तो देखो ये हमारा दिया है, सेट स्क्वायर के बारे में। सेट स्क्वायर क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, फिर उससे हम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेट स्क्वायर आपने देखे होंगे ज्योमेट्री बॉक्स में जो है 2 इस टाइप की कुछ चीज़ होती है ना, ऐसी आपने देखी होंगी। एक सेकेंड, हाँ जी, ऐसी
ऐसे होते हैं ना आपके प्लास्टिक के देखेंगे जो डी आता है, डी है ना, डी के साथ साथ 2 चीज़ें भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेट स्क्वायर, एक ये रहा और एक नीचे है, ठीक है, दोनों मतलब सेम ही है। ये जो है सेट स्क्वायर 2 टाइप के होते हैं। एक में एंगल कितने होते हैं, एक में एंगल होते हैं 30, 60, 90, 30, 60, 90। एक एंगल कितने का होगा, 30 का। मान लो ये वाला कितने का हमारा, ये तो 90 का हो गया, ये 60 का, और ये कितने का हो जाएगा, 30 का। तो इस तरीके से होते हैं। पर पूछ लेता है कभी कभी कि सेट स्क्वायर का मेजर कितना होता है, सेट स्क्वायर में एंगल जो है कितने कितने के होते हैं। तो 1 एंगल 90 का होता है दोनों में ही, ठीक है। देखो भाई, एक ये रहा सेट स्क्वायर और एक सेट स्क्वायर ये रहा। तो एक में क्या होगा 30, 60, 90, 30, 60, 90। एक में क्या होगा 45, 45, 90। वैसे 2 एंगल बराबर है, 45 2 एंगल बराबर है, तो 2 साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो ऐसे होता है। अगर मैं इस वाले को ऐसे मैं 2 लूँ और उनको जोड़ दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने कौन से लिए 30, 60, 90 वाले जिनके एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं उनको जोड़ा है। एक ये रहा भाई और एक कहाँ है, नीचे है। तो देखो कोई शेप बन गई। ये शेप क्या कहलाती है, क्वाड्रिलेटरल। इसकी 4 साइड होती हैं और असली से देखें तो ये क्या है, ये तो रेक्टेंगल है, ठीक है। ये क्या है भाई, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल भी तो क्वाड्रिलेटरल ही होता है। तो ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो कैसे बना वो तो आपने देख लिया ना। यहाँ पर हमने क्या करा है, 2 लगाए हमने 30, 60, 90 की, इस तरीके से तुम्हारा रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती है भाई, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल है या नहीं है पैरेलल। और आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। समझ रहे हो भाई। एंगल भी नहीं क्या होते हैं आमने सामने के, एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जो कि सारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और जो कि डायगोनल होते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट करते हैं ना, बाइसेक्ट ईच अदर, और ये इक्वल होते हैं। तो याद रखना डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सारी प्रॉपर्टी का लिखनी हो तो लिख लेना, ठीक है। बाकी इनके डायगोनल जो है जब बाइसेक्ट करते हैं तो वह 90 नहीं बनाते, समझ रहे हो। सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये पार्ट इसके बराबर होगा, ये पार्ट इसके बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, ठीक है भाई। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। हालांकि यहाँ इतनी लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता दिया, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 2 लें 45, 90 वाले 2 लें, उसको मिला दे तो क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा स्क्वायर। स्क्वायर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सारी साइडें इसकी इक्वल होती हैं। ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। सारी साइड्स इक्वल हो गई और पैरेलल भी होती हैं। तो आमने सामने क्या होंगी, इसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल ऑल्सो, है ना। बाकी तो सारी इक्वल होती है, चारों इक्वल होती हैं। और इसमें डायगोनल क्या करते हैं, इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल इक्वल भी होते हैं, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और पूरा डायगोनल भी बराबर होगा। और यहाँ 90 भी बाइसेक्ट करेगा। तो ना डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं इसके स्क्वायर के डायगोनल, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए। अब नीचे आ जाओ। नीचे अगर हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, इस तरीके से अरेंज करें तिरछे वे में, तो क्या बनेगा, हमारा पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। और आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समझ रहे हो। लेकिन इनके डायगोनल इक्वल नहीं होते। देखो डायगोनल छोटा बड़ा आ रहा है, इनके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। फिर रोम्बस क्या होता है भाई, रोम्बस इस तरीके से बनता है हमारा ना। रोम्बस में सारी साइड्स बराबर तो होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, बट यहाँ पे 90 नहीं बनता, समझ रहे हो। क्योंकि स्क्वायर में 90 बनता है, स्क्वायर में क्या होता है, सारे अंदर के एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री के नहीं होते। तो यही फर्क है स्क्वायर और रोम्बस में। तो ये स्क्वायर बन गया, कितने से बना, 4 लगाने पड़े में सेट स्क्वायर है 30, 60, 90 वाले। तो ये स्क्वायर रोम्बस बन गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको पता लग गई, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और आमने सामने की साइड्स पैरेलल भी होती हैं। इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, राइट एंगल पे भी करते हैं बाइसेक्ट, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, जल्दी आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से रुक कर। अब आगे आ जाओ भाई। ये हमने क्या बनाया यहाँ पर, ट्रेपेजियम। तो बहुत सारे सेट स्क्वायर लगाकर हम क्या बना सकते हैं, ट्रेपेजियम भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम कहलाता है। ये आपने ऐसे ही बनता हुआ देखा, ऐसे भी बना लेते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। बस यहाँ क्या फ़र्क है, यहाँ पर 1 एंगल 90 डिग्री का है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेपेजियम की क्या खास बात होती है, पैरेललोग्राम से कैसा लगे, पैरेललोग्राम में आमने सामने के दोनों पेयर, ये इसके पैरेलल होता है और ये इसके पैरेलल होता है, ऐसा होता है। लेकिन ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में ओनली एक पेयर पैरेलल होता है, ओनली 1 पेयर इज पैरेलल। देखो ये साइड इसके पैरेलल तो है, लेकिन ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं है। तो हम बोलेंगे ओनली 1 पेयर, सिर्फ एक जोड़ा ही पैरेलल होता है ना। आमने सामने की जो है एक ही पैरेलल होंगी, बाकी अदर 2 पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। इसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। आगे आ जाओ भाई। तो ये टेबल है, ये आपको भरनी है। चलो मैं भरवा देता हूँ इस टेबल को। तो पूछ रहा है पैरेललोग्राम, या बोल रहा है अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती है या नहीं होती। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, यस और नो। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यस और नो। डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं क्या, उसको परपेंडिकुलर मतलब 90 बनाते हैं कि डायगोनल जब काटते हैं, तो है ना, ये सारा लिखना है। तो पैरेललोग्राम में सामने की साइड्स बराबर होती हैं क्या, यस बिल्कुल बराबर होती हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, है ना, और पैरेलल भी होती हैं आमने सामने की साइड्स। तो दोनों टिक मार दिए हमने। फिर रेक्टेंगल में क्या है भाई, रेक्टेंगल की साइड्स
आमने सामने की पैरेलल होती हैं क्या? हाँ, ये पैरेलल टू दिस पैरेलल टू दिस, तो पैरेलल यस। और आमने सामने की इक्वल भी होती हैं क्या? यस। तो दोनों में क्या आएगा भाई? दोनों में यस आएगा। फिर स्क्वायर में पैरेलल होती हैं क्या? हाँ, होती हैं स्क्वायर में पैरेलल। क्या इक्वल भी होती है आमने सामने की साइड्स? हाँ, उसकी सारी इक्वल होती हैं यार, तो आमने सामने तो अपने आप ही हो जाएंगी। रोम्बस में पैरेलल होती है क्या साइड? बिल्कुल होती है रोम्बस में पैरेलल, है ना। ऐसे बना लेते हैं हम, रोम्बस में भी पैरेलल होती हैं, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे? यस। क्या सारी साइड्स सॉरी अपोजिट साइड्स बराबर भी होती हैं? तो इक्वल होती हैं। ट्रेपेजियम, क्या ट्रेपेजियम में पैरेलल होती हैं सारी साइड्स आमने सामने की? नहीं, ओनली वन पेयर इज पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होता। तो या तो आप यहाँ नो लिख लो या ऐसे लिखना ओनली वन पेयर इज पैरेलल, ओनली वन लिख लेना पूरा, ओनली वन पेयर इज पैरेलल, ठीक है। फिर क्या साइड्स इक्वल होती है? क्या ये इसके इक्वल है? नहीं। क्या ये इसके इक्वल होती है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कभी दे दे तो अलग बात है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर नो, इक्वल नहीं होते जनरली, ठीक है। फिर ऑल साइड्स इक्वल, क्या सारी साइड्स इक्वल होती है? किसकी? पैरेललोग्राम की सारी साइड बराबर होंगी क्या? नो। रेक्टेंगल की सारी बराबर होंगी? नो। स्क्वायर की सारी बराबर होंगी? यस। रोम्बस की चारों बराबर होंगी? यस। ट्रेपेजियम की बराबर होंगी क्या? नो, ठीक है। फिर आगे अपोजिट एंगल, तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं? यस। रेक्टेंगल के बराबर होते हैं? यस, जो कि 90 भी होते हैं। स्क्वायर के बराबर होते हैं? हाँ जी। रोम्बस में बराबर? यस। ट्रेपेजियम में? नो, ट्रेपेजियम में नो, समझ रहे हो। फिर हमारा आगे आ जाते हैं डायगोनल, तो हमें दिया डायगोनल इक्वल होते हैं या नहीं होते। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल थे क्या? याद करो, नहीं थे इक्वल, ठीक है। पीछे चला गया, मैंने दिखाया था आपको, तो नो। फिर रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं क्या? बिल्कुल इक्वल होते हैं, यस बोलो यहाँ पर, ठीक है। फिर स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल? यस। तो यहाँ भी क्या आएगा? यस आएगा। रोम्बस में भी यस आएगा, और ट्रेपेजियम में क्या आएगा? नो आएगा, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर, जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 190 बनाते हैं या नहीं बनाते, तो पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं क्या? नो, ठीक है, नो करेंगे। फिर रेक्टेंगल में होता है क्या परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी क्या आएगा? नो आएगा। स्क्वायर में यस, और रोम्बस में भी यस, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या आएगा? ट्रेपेजियम में तो नो ही आएगा, ठीक है भाई। तो ये सारी टेबल मैंने आपकी बता दी। इस सारी टेबल से यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे तो आप कर लेना, ठीक है। इस सारी टेबल से यहाँ पर क्वेश्चन है वो आप कर लेना, ज़्यादा बड़े नहीं, 2 ही क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रू फॉल्स टाइप ये रखे ना। फिर पॉलीगन क्या होता है? तो पॉलीगन जानते हैं भाई, जो सिर्फ किससे बनाओ? लाइन सेगमेंट से बनाओ, और क्लोज सिंपल कर्व है ना, सिंपल एंड क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। मैं पहले बता चुका हूँ सब कुछ उसके बारे में। 3 साइड वाला ट्रायंगल कहलाता है, 4 वाला क्वाड्रिलेटरल कहलाता है ना, और 5 वाला पेंटागन कहलाता है, और 6 वाला हेक्सागन कहलाता है, ठीक है। और 7 वाला ये बताया था मैंने आपको, हेप्टागन बताया था, है ना। और 8 वाला ऑक्टागन, 9 वाला नोनागन, 10 वाला डेकागन, मैंने आपको 12 तक बताया रखा है, समझे। तो वो आपको पता ही है। आगे आ जाओ, तो यहाँ पर हमने जो है बस और कुछ नहीं है क्या? हाँ, तो एक्सरसाइज आ गई अगली वाली। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये पॉलीगन है या नहीं है, चेक करके बताओ। तो पहला वाला देखना है यार, ये तो क्लोज ही नहीं है, तो क्लोज नहीं तो पॉलीगन नहीं है। ये वाला क्लोज है, हाँ। सिंपल भी है क्या? सिंपल, हाँ सिंपल भी है, क्लोज भी है, और सिर्फ लाइन सेगमेंट है इसमें, हाँ सारे में लाइन सेगमेंट ही है, तो ये पॉलीगन है। क्या ये पॉलीगन है? नहीं, इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है यार, तो ऐसे कर्व हो रखा है, ठीक है। ओनली लाइन सेगमेंट होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट ये कर्व आ गया, तो इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं है, ठीक है। अब नेम द ईच पॉलीगन, इन पॉलीगन्स के नाम बताओ। तो इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? क्वाड्रिलेटरल। 3 वाला ट्राइंगल, 5 वाला पेंटागन, ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ऑक्टागन बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलीगन के बारे में मैं आपको 2 बातें जो है एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा, वो आप एक बार नोट कर लिया, ठीक है। एक होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन, अगर पॉलीगन की साइड्स क्या हो? बराबर हो, इक्वल हो। इफ ऑल साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आर इक्वल, देन पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो हमारा पॉलीगन क्या होगा भाई? रेगुलर पॉलीगन होगा, अगर साइड्स क्या है? बराबर है। लाइक ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर आ जाएँ, तीनों साइड्स क्या आ जाएँ? बराबर, तो उसको क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन, है ना। इसका नाम क्या होता है बाकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है भाई। अगर 2 साइड बराबर हो तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। सारी बराबर, सारी ऑल साइड्स बराबर होनी चाहिए। सेम बताओ क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाले में बताओ रेगुलर पॉलीगन कौन होता है? तो कौन होता है भाई? ये स्क्वायर या फिर रोम्बस, समझ रहे हो। इनकी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, 4 साइड्स बराबर होती हैं, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर पॉलीगन कौन आ जाएगा? ये स्क्वायर आ जाएगा या फिर रोम्बस आ जाएगा। ऐसे ही पेंटागन में हो सकता है, 5 साइड आप बराबर बना दो तो क्या कहलाएगा वो? रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, समझ रहे। साइड्स क्या होती हो? बराबर होती हो। और एक बात और यहाँ पर है ना, वैसे जो एग्जांपल्स हैं ये आपके बहुत ईजी है, आप अपने आप कर लेंगे ना, रेगुलर बता रखा है इसने, तो बहुत आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। चलो
ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ फिर, कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन ये क्या होते हैं हमारे। तो देखो भाई, यहाँ देखो ये हमारा पॉलीगन है या फिर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स कैसे चेक करें भाई, अगर अंदर का एक भी एंगल हमारा 180 से बड़ा आ रहा है, 180 से बड़ा आ रहा है, तो यहाँ देखो 180 से बड़ा है क्या, छोटा है, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। तो अगर सारे 180 से छोटे हैं तो ये जो पॉलीगन होगा, या फिर ये क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड वाला है, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो ये कहलाएगा हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन या फिर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स। इफ ऑल एंगल्स अंदर वाले, इफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 देन पॉलीगन विल सेड टू बी कॉन्वेक्स पॉलीगन। फिर कॉनकेव कब बोलेंगे भाई, कॉनकेव कब बोलेंगे, देखो भाई इसमें कितनी साइड है, 4 है, 1 2 3 4, 4 साइड है ना, 4 ही एंगल हैं। लेकिन ये देखो एंगल, ये तीनों तो 180 छोटे हैं, ये वाला एंगल देखो अंदर वाला, ये क्या है, 180 से बड़ा है। तो इफ़ एनी वन एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ग्रेटर देन 180, अगर 180 से ज़्यादा आ जाए, मतलब रिफ्लेक्स एंगल आ जाए, क्या आ जाए, रिफ्लेक्स एंगल, तो पॉलीगन क्या कहलाएगा हमारा, कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, ये एग्जाम में आता रहता है और बच्चों को पता नहीं रहता है, तो अच्छे से आप नोट कर लेना, ठीक है, आने के चांसेस हैं इसके काफ़ी। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है हमको पता लग गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम 3 डायमेंशनल शेप्स। तो 3D शेप्स क्या होती है हमारी, वो देखते हैं। तो पहला हमारी बॉल सी बनी है, फुटबॉल बनी है, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, स्फीयर बोलते हैं। ये हमारी आइसक्रीम टाइप, ये क्या है, कोन है। ये क्या हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर जानते हो ना, सिलेंडर ऐसी शेप होती है इसकी, है ना। इसके 3 फेस होते हैं, एक तो होता है कर्व, ये वाला कर्व फेस है ना, और एक होता है ऊपर वाला, एक होता है नीचे वाला, जो कि सर्कल की शेप में होते हैं। फिर ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। क्यूब, सारी जो साइड्स हैं इसकी एजिस वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारा क्या है भाई, है ना, दिस इज पिरामिड। तो ये हमारा क्या है भाई, पिरामिड है। तो पिरामिड का बेस जो है कुछ भी हो सकता है, कभी ट्राइंगल हो सकता है, कभी स्क्वायर हो सकता है, लेकिन बेस को छोड़कर बाकी जो सारे होंगे वो क्या होंगे भाई, ट्राइंगल होंगे। उसे हम बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं, पिरामिड। मतलब बेस को छोड़कर बाकी सारे जो फेस होंगे उसके वो कैसे होंगे, ट्राइंगुलर फेसेस होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिरामिड बोलेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। ठीक है, आगे हाँ, तो यहाँ हम बात कर रही है फेसेस की, एजेस की और वर्टेक्स की। तो देखो भाई, किसी भी फिगर में, किसी पॉलीगन में कुछ फेस होते हैं, कुछ एजेस होते हैं और कुछ वर्टेक्स होते हैं या वर्टेक्सेस होते हैं। तो यहाँ कितने फेस है, कितने चेहरे हैं, आप कहाँ से देख सकते हैं इसको। तो एक क्यूब है, एक आप यहाँ से देख सकते हो, एक बिल्कुल जस्ट पीछे से, इसके पीछे से इमेजिन करो, एक वहाँ से देख लोगे 2 हो गए, एक इस साइड से 3, एक अपोजिट साइड से 4, एक नीचे से देखोगे, एक ऊपर से, है ना, कितने हो गए, 6 हो गए। तो क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और क्यूबॉइड के भी कितने होंगे, 6 फेस होंगे। समझ गए फेस क्या होता है हमारा, ये सारा फेस था। फिर एजेस क्या होती है, ये जो साइड्स होती है उन्हें एजेस बोलते हैं। तो यहाँ कितनी एजेस हैं भाई, 1 2 3 4, 4 तो ऊपर हो गई, 5 6 है ना, ठीक पीछे 7, इसके भी ठीक पीछे, वहाँ होगी एक 8, है ना, समझ रहे भाई। और यहाँ पर 9, और पीछे की साइड जो होगी वहाँ पर 10, और एक ये 11, और एक इस साइड क्या होगी 12। तो आप एक क्यूब कुछ ले लेना, बोले क्यूब जो डाइस होता है पासा खेलने वाला ना, उसमें देख लेना आपको 12 एजेस जो है, 12 साइड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, फिर माचिस में देखना, माचिस जो हमारी होती है, माचिस की डिब्बी, उसमें आप काउंट कर लेना। ठीक है, फिर वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे, कोने। तो यहाँ कितने कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हो गए। तो यहाँ पर एजेस अच्छे से दिखा दी इसने, 1 2 3 4 एजेस ये हो गई, 5वीं ये आ रही, 6ठी ये रही, 7वीं ये रही, 8वीं ये रही, 9वीं ये रही, 10वीं ये रही, ठीक है, 11वीं और ये 12वीं। तो 12 हमारी एजेस हो जाएंगी। ठीक है, कोई छोट तो नहीं गई, नहीं। ठीक है, 12 एजेस होती है इसमें ना। आगे हमारा क्या आ गया, प्रिज्म। तो ये हमारा क्या है, प्रिज्म। आपने शायद देखा होगा क्लास में, आपके 10th में आया था एक टॉपिक, है ना, प्रिज्म वाला। तो इसमें इधर वाला और इसके सामने वाला क्या होगा, ट्रायंगुलर फेसेस होंगे। बाकी ये वाला और इसके अपोजिट वाला ये कैसे होंगे हमारे, रेक्टेंगुलर। और नीचे भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर। अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि प्रिज्म हैज़ 2 ट्रायंगुलर फेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है, आमने सामने के 2 क्या हो गए, ट्रायंगुलर फेसेस हो गए। बाकी जो 3 है हमारे इधर और नीचे वाला, वो तीनों कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है भाई, ऐसे आ गया हमारा। फिर आगे आते हैं, आगे क्या है भाई, आगे कुछ शेप्स दी उन्होंने बताया, इसमें बताओ कितने एजेस हैं, कितने फेस है और कितने वर्टिसेस है। तो पहला हमारा क्या है, पहला तो हमारा है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में आपको पता है कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया, मतलब माचिस की डिब्बी में देख लो, माचिस की डिब्बी क्या होती है हमारी, क्यूबॉइड होती है। जो ईंट होती है, ब्रिक्स, वो भी क्या होती है, क्यूबॉइड होती है। तो यहाँ पर कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। अब ये बोल रहे हैं ईच फेस हैज़ 4 एजेस, हर एक फेस के 4 एजेस हैं, 1 2 3 4। देखो भाई, एक फेस के 4 एजेस हो गए, नहीं हो गए, हाँ हो गए। कोने कितने एक फेस में, 1 2 3 4, 4 कोने। इसका ये मतलब नहीं है कि एक फेस में 4 कोने तो 6 फेस में 6 × 4 24 कोने होंगे या फिर 24 वर्टिसेस होंगे, नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन भी तो आएंगे यार। ये देखो, इस फेस का कोना ये वाला है,
इस फेस की बात करेंगे तो तभी तो ये कोना भी आ रहा है, ये कोना भी आ रहा है, तो बहुत सारे तो कॉमन आ जाएंगे ना। हाँ, तो कहीं ये लॉजिक लगा दो आप। तो ईच फेस हैज़ 4 कॉर्नर, हर फेस के 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है भाई, कुछ ही कॉमन भी होते हैं। फिर देखो इट हैज़ फेसिस, ये हमारा क्या है बताओ, ये हमारा क्यूब है जिसकी सारी लेंथ्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसे कितने फेस होते हैं, इसमें भी 6 फेस होते हैं, ठीक है 6 फेस यहाँ भर देना 6। ईच फेस हैज़, हर एक फेस में कितने एजेस हैं, 1 2 3 4, 4 एजेस हैं भाई। ईच फेस हैज़ वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस कौन है, 1 2 3 4, ये तुम्हारा भर गया भाई। नीचे आ जाओ, फिर एक हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको पिरामिड कैसे भी हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, फिर स्क्वायर भी हो सकता है। अभी नीचे का जो बेस, इसका नीचे का बेस इमेजिन करो, नीचे सबसे नीचे है ना, वो हमारा क्या है बताओ, ये जो बना हुआ है शेप, ये वाला शेप, ये वाला इमेजिन करो ट्रायंगल यहाँ पे, तो ये शेप कैसा है हमारा, ट्रायंगुलर, तो इसका बेस क्या हो गया, ट्रायंगुलर हो गया। बाकी ऊपर को आ रहा है ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये 3 ऊपर को आ रहे हैं। तो टोटल इसमें कितने फेस हो गए, 4 फेस हो गए। तो यह क्या बता दोगे, 4 फेस। या एजेस कितनी, एजेस काउंट कर लो, एजेस 1 2 3, तो नीचे नीचे की हो गई 4 5 6, तो हमारी 6 क्या हो गई, एजेस हो गई। बाकी कोने कितने, कोने 1 2 3 और ये 4, इसमें 4 कॉर्नर हो गए, फिर 4 वर्टेक्स हो गए, 4 वर्टेसेस हो गए, ठीक है। आगे हमारा क्या है, स्क्वायर पिरामिड। तो हमारा बेस कैसा है इसका, इस बार स्क्वायर है, बेस स्क्वायर है, बाकी सारे हमारे क्या है, ट्राइंगल्स हैं। तो एक तो फेस ये हो गया नीचे का, एक ये हो गया 2, एक आपके सामने ट्राइंगल दिख रहा है 3, एक इस साइड दिख रहा है 4, एक अपोजिट साइड्स में होगा उस साइड, ठीक है। कितने हो गए, 5 फेसेस हो गए, 5 फेस हो गए। 4 कैसे हैं, ट्राइंगुलर, और एक क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पर फेस लिख लेना 5। अब गिनो एजेस, एजेस कितने हैं भाई, नीचे 1 2 3 4, 4 तो नीचे ही हो गए, 5 6 7 8, कितनी लाइन हो गई यहाँ पर, 8, तो 8 एजेस हो गए। कोने कितने, 4 तो नीचे के हो गए स्क्वायर वाले, 4 कोने, एक ऊपर आ रहा है, ठीक है टिप पे, तो यहाँ 5 इसके क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए, कोने हो गए, ठीक है। आगे हमारा क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये हमारा क्या होता है, प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म आपने शायद देखा होगा, तो इसे बताने भाई कितने शेप्स हैं, कितने फेस है, कितने एज है, कितने कॉर्नर है ना। बाकी हम आपको बताऊं, जो ट्रायंगल प्रिज्म है ये लुक्स लाइक अ कैलिडियोस्कोप। तो कैलिडियोस्कोप क्या होता है, आप देख सकते हैं साइज में होता है ना, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है और बहुत अच्छा पैटर्न क्रिएट करता है, एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनाता है, ठीक है। आप अगर इसके बारे में जानेंगे, सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप इस टॉपिक के बारे में या फिर इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा और जान जाएंगे अच्छे से, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम ये काउंट करने हैं फेस, फेस कितने हैं, तो फेस आप काउंट कर सकते हो, और यहाँ पर फेस, एजेस और कॉर्नर आप सभी काउंट कर सकते हो, और मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बता भी सकते हो, समझ रहे हो भाई। तो आपको बताने, देखो एक तो फेस आपको नीचे दिख रहा होगा, ये बड़ा सा फेस है ना, ये रहा। फिर ट्रायंगुलर 2 3, इसके अपोजिट होगा इस साइड 4, उसके अपोजिट होगा उस साइड 5, तो 5 तो क्या हो गए, फेस हो गए। बाकी एजेस और कॉर्नर आप मुझे काउंट करके बताओगे कमेंट में कि कितने इसमें एजेस हैं और कितने इसमें कॉर्नर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम इतने। अब तुम्हारी सीधी क्या आ गई, एक्सरसाइज आ गई, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं है। कौन कहाँ है भाई, कौन कहाँ है, मैचिंग मैचिंग खेलनी है यार। कौन कौन, ये रहा कौन, कौन कहाँ है भाई, ये रहा कौन। स्पेयर कहाँ है, स्पेयर, गोला ये रहा स्पेयर। सिलेंडर कहाँ है, सिलेंडर, अरे सिलेंडर कहाँ चला गया, नीचे आ गया, हाँ सिलेंडर हमारा ये रहा। क्यूबॉइड कहाँ है, क्यूबॉइड ये रहा। और पिरामिड कहाँ है, पिरामिड कौन बच गया, कहाँ, ये ऊपर पिरामिड है, ठीक है। मैच कर लोगे क्या, एक सेकेंड, ये लो भाई, ये हमने मैच कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, पिरामिड। तो मैचिंग मैचिंग हो गई। बोल रहा है गिव एग्जांपल ऑफ ईच फ्रॉम, मतलब डेली लाइफ से आप ले जाओ, कुछ एग्जांपल दो। स्पेयर की शेप में क्या होती है, फुटबॉल के बॉल, क्रिकेट बॉल में कुछ भी हो सकती हो। इनकी क्या शेप है, इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स, आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसकी शेप क्या है भाई, क्यूबॉइड। ब्रिक, ईट जो होती है, ईट कैसी होती है, ईट क्यूबॉइड। मैच बॉक्स क्यूबॉइड। रोड रोलर, वो कैसा होता है रोड रोलर भाई, ये होता है सिलेंडर फॉर्म में। स्वीट लड्डू, लड्डू किस फॉर्म में होता है, स्फीयर की फॉर्म में। तो सारा अपना हो गया। 5.9 तक मैं डिस्कस कर लिया, ठीक है, कम समय में। तो आपका काम है इसको प्रैक्टिस करें, इसके क्वेश्चंस करें, है ना, और अच्छे से अपनी मेहनत करते रहे, है ना, ताकि आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म हो सके। बाकी चाहो तो वीडियो को शेयर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।